वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय नादान परिंदों। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो मुझे जल्दी से यस या थम्स अप दे दीजिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग भी एकदम मजे में पढ़ाई कर रहे हो, खुशी खुशी पढ़ाई कर रहे हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर है? भैया चैट दिखा। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार यस या थम्स अप दे दो एवरीवन। ओके ग्रेट। चलिए आइए, आज हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के लास्ट लेक्चर पर आ गए हैं। यानी आज हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे और बहुत मजेदार तरीके से खत्म करेंगे। बहुत प्यारी सी क्लास आज होने वाली है। आज हम मियोसिस 1 कंप्लीट करेंगे। मियोसिस 2 में तो कुछ भी नहीं पढ़ाना है क्योंकि बेसिकली वो माइटोसिस के जैसा है, तो बहुत ही इजी होगा और बहुत मजे आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लास है। तैयार है मेरे सभी नादान परिंदे आज की क्लास के लिए? खुशी खुशी। तो आइए चलिए, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए सबके, चेहरे पे स्माइल, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी। उस स्टेथोस्कोप के नाम आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। करें शुरू? चलिए, तो लास्ट क्लास में एक बार क्विकली हम रिकैप करते हैं। हमने मियोसिस 1 स्टार्ट किया था और मियोसिस के अंदर हमने प्रोफेज 1 पढ़ा था। हमने बात की थी प्रोफेज के अंदर कि प्रोफेज 1 कंपैरेटिवली लॉन्गर है, मोर कॉम्प्लेक्स है अगर हम माइटोसिस के प्रोफेज से कंपेयर करें। लेप्टोटीन जहां ग्रेजुअली क्रोमोसोमल कंडेंसेशन हो रहा है, क्रोमोसोम विजिबल होना स्टार्ट हो रहे हैं। जाइगोटीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो रही है, यानी बाइवेलेंस बन रहे हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की हेल्प से। पेकाइटीन में रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल बन रहा है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम वर्क कर रहे हैं और क्रॉसिंग ओवर हो रही है, यानी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यही वेरिएशंस आएंगे, यही स्टेज एवोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद नेक्स्ट आएगी डिप्लोटीन। डिप्लोटीन बिगिंस जैसे ही एज सून एज सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट्स डिसॉल्विंग, और उसके कारण से होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, और उसके कारण एक्स शेप्ड का स्ट्रक्चर क्याजमेटा बनेगा। कुछ वर्टिब्रेट्स के oocytes में डिप्लोटीन मंथ्स टू ईयर्स तक लास्ट करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनली टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याजमेटा होगा, यानी एंड ऑफ प्रोफेज, यानी मियोटिक स्पिंडल डिसॉल्व हो जाएगा, क्रोमोसोम फिर से डीकंडेंस हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, अभी क्रोमोसोम नहीं डीकंडेंस होंगे, क्रोमोसोम तो फुल्ली कंडेंस्ड हो जाएंगे। सेंट्रोसोम ऑपोजिट पोल्स पर पहुंचकर स्पिंडल बना देंगे एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस सब गायब हो जाएगा बाय द एंड, दैट इज डाइकनाइसिस। ठीक है, कनक, शिवानी, एवरीबडी, सोनी, बिल्कुल क्लियर है यहां तक सबको? अरुण, शाइस्ता, विपिन, लकी, सबने पढ़ा है? चल, हमने ये भी बात की थी कि अभी प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ है और डीएनए जो 2C का 4C हो गया था वो 4C का 4C ही बना हुआ है। अब आइए हम इस क्लास को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए करें शुरू बेटा। चल आ जाओ। तो पहले हम एक बात लिख लेते हैं। आइए लिखिए, न्यू पेज ले लीजिए कि सपोज करो एक पेरेंट सेल है जिसके अंदर डीएनए फॉर एग्जांपल 2C है और क्रोमोसोम टोटल 4 है। बेटा जब मैं लिखती हूं 2n इज इक्वल टू 4, तो आई होप अब आपको क्लियर है कि इसका मतलब है क्रोमोसोम 1 की 2 कॉपी है और क्रोमोसोम 2 की भी 2 कॉपी है। टोटल 4 क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम 1 है और 2 क्रोमोसोम 2 है। चलिए, अब इसके बाद सबसे पहले ये G1 में गया। G1 में तो सेम वही रहेगा जो कि एस पेरेंट में है। फिर ये S में गया, S में जाने पे डीएनए डबल हो, S में जाने पे हुआ डीएनए रेप्लिकेशन, और क्रोमोसोम नंबर अभी भी उतना ही सेम रहेगा। इसके बाद ये गया G2 में। G2 में अभी सेम कहानी रहेगी। इस पूरे को बोलेंगे इंटरफेस, इस पूरे को बोलेंगे इंटरफेस, है ना? ये सबको क्लियर है? चल, इसके बाद लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकनाइसिस, यानी ये पूरा हो गया प्रोफेज 1। प्रोफेज 1
प्रोफेज 1 के अंदर भी डीएनए के अमाउंट पे या क्रोमोसोम के नंबर पे कोई फर्क नहीं है, अभी भी 4C डीएनए है और टोटल 4 क्रोमोसोम्स। ठीक है, हाँ लिखो ना, लिखो लिखो लिखो, बिल्कुल अपन चार्ट बनाएंगे ना, बिल्कुल। अब इसके बाद आएगा मेटाफेज 1, मेटाफेज 1 जो अब आज हम पढ़ेंगे। अब ये पूरा पेज छोड़ दीजिए, इस पेज को छोड़ दीजिए, हम यहां पर अभी और भी लिखेंगे और एक और न्यू पेज ले लीजिए। प्लीज एक नया पेज ले लो, एक नया पेज लो और उस पे लिखो मेटाफेज 1, मेटाफेज 1, मेटाफेज 1। अब बहुत ध्यान से सुनना जो मैं कह रही हूं, बहुत इजी बात बता रही हूं। माइटोसिस के मेटाफेज में क्या होता था बेटा, बड़ा ध्यान से सुनो। देखो सेंट्रोसोम ऑपोजिट पोल्स पर आ चुके हैं और स्पिंडल अपैरेटस पूरा का पूरा फॉर्म हो चुका है। एनिमल सेल है तो स्टार जैसा स्ट्रक्चर भी बन चुका है। माइटोसिस में क्या हुआ था, अगर 4 क्रोमोसोम्स हैं तो चारों के चारों अच्छे बच्चों की तरह एक लाइन में आ गए थे, एक लाइन में। हमारे में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो पूरे 46 एक लाइन में आ गए थे। पर यहां कहानी में ट्विस्ट होगा, यहां पर मिस्टर और मिसेस साथ साथ आएंगे, यानी जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं या कहो जोड़ा बाइवेलेंट, अलग अलग तो हो चुके हैं वो, बड़ा ध्यान से सुनो, वो अलग अलग हो गए हैं, उनके बीच में कोई सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट वो एक साथ आएंगे, पैरेलल आएंगे। मतलब ऐसा समझो कि अगर सपोज करो कि ये एक है क्रोमोसोम नंबर 1, इसके 2 सिस्टर क्रोमैटिड हैं, ये सपोज क्रोमोसोम नंबर 2, इसके भी 2 सिस्टर क्रोमैटिड हैं, तो ये इसका जोड़ीदार, इसकी मिसेज होमोलोगस क्रोमोसोम और ये इसकी मिसेज होमोलोगस क्रोमोसोम। व्हाइट पे कुछ येलो पार्ट आ चुका है, येलो पे कुछ व्हाइट पार्ट आ चुका है, यानी क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। बेटा फिर सुनो, अगर ये माइटोसिस होता तो 4 क्रोमोसोम एक लाइन में आते, पर क्योंकि ये मियोसिस है, मेटाफेज 1 है, इसमें जोड़े आएंगे इक्वेटर पर। सेंटर में तो आ गए हैं, सेंटर में तो आ गए हैं, पर 2 प्लेन्स हैं, 2 लाइन बनी है, एक ये और एक ये डिफरेंस हो गया है। इसे लिखते कैसे हैं, इसे क्या बोलेंगे, इसे ऐसा बोलेंगे कि बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स, यानी क्रोमोसोम्स होमोलोगस वाले जो हैं, बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट, यानी एक्चुअली सेंटर में तो है पर 2 प्लेन्स में है। माइटोसिस में सारे के सारे एक लाइन में होते, पर यहां 2 लाइन में है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बाइवेलेंस इक्वेटर पर आएंगे। ये बहुत बड़ा ट्विस्ट करने वाला है कहानी के अंदर। अब प्रोफेज के मेटाफेज में एक घटना और घटती थी, एक तो सारे क्रोमोसोम्स एक लाइन में आते थे और उनके काइनेटोकोर जो था सेंट्रोमियर पे, वहां स्पिंडल अटैच होता था। बेटा स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना है, इतना तो सबको आइडिया है, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स ऑफ स्पिंडल, माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स ऑफ स्पिंडल, मतलब बेसिकली स्पिंडल फाइबर्स की बात कर रहे हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स मतलब बेसिकली स्पिंडल फाइबर्स की ही बात कर रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स की ही बात कर रहे हैं। दे अटैचेस टू काइनेटोकोर ऑफ, अब यहां कहानी में ट्विस्ट है, यहां कहानी में फिर से ट्विस्ट है, समझो समझो। अगर ये माइटोसिस का मेटाफेज होता, माइटोसिस का मेटाफेज सपोज करो, बेटा हमने उसमें क्या सीखा था माइटोसिस के मेटाफेज में, कि सपोज करो ये एक क्रोमोसोम है, ये 2 बहनें हैं, यानी ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, है ना। जितने भी
क्रोमोसोम्स हैं, अगर 46 है तो सब एक लाइन में लगे हैं, 4 है तो सब एक लाइन में लगे हैं। ये इनका सेंट्रोमियर है, ये यहां पर इधर भी काइनेटोकोर है, इधर भी काइनेटोकोर है, इस पर भी स्पिंडल जुड़ा, इस पर भी स्पिंडल जुड़ा। यानी माइटोसिस के अंदर जो स्पिंडल अटैच होता है वो दोनों बहनों के काइनेटोकोर पर अटैच होता है, सिस्टर क्रोमैटिड के काइनेटोकोर पर अटैच होता है। पर यहां क्या कहानी बनेगी इसको समझो, यहां क्या कहानी बनेगी। इधर मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, मियोसिस 1 के मेटाफेज 1 में क्या होगा, बहुत सिंपल है, समझो। यहां पे सपोज करो ये एक क्रोमोसोम है, ये 2 बहनें हैं, ये भी सेंटर में आ गया और ये इसका जोड़ीदार मिसेज भी सेंटर में आ गया, ठीक है। अब इधर से भी स्पिंडल आएगा, इधर से भी आएगा। अब बड़ा ध्यान से देखो, यहां भी काइनेटोकोर है, यहां भी काइनेटोकोर है, यहां भी काइनेटोकोर है, यहां भी काइनेटोकोर है, पर स्पिंडल तो ऑपोजिट साइड से आ रहे हैं, तो एक स्पिंडल यहां अटैच होगा और एक स्पिंडल यहां अटैच होगा। यानी स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये सिस्टर क्रोमैटिड पर अटैच नहीं होंगे, हम ये कह सकते हैं कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पर अटैच्ड है, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड पर नहीं है, एक क्रोमोसोम के एक क्रोमैटिड पर, एक क्रोमोसोम के एक क्रोमैटिड पर, जो भी पोल की तरफ है, यानी दे अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। बेटा कहने को बड़े छोटे छोटे से वर्ड्स का डिफरेंस है, बट अगर आपने ध्यान दिया तो बहुत बड़ी बातें। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये 2 प्लेन्स में अरेंज्ड हैं, क्योंकि ये जोड़े में अरेंज्ड हैं, इसीलिए ऐसा हुआ। क्रिस्टल क्लियर एवरीबडी? मोस्ट कंडेंस्ड है, बिल्कुल है, मिडिल में आ गए हैं, मोटा फेज मिडिल में आ गए हैं, पर 2 प्लेन्स में आए हैं, बाइवेलेंट्स आए हैं, और इसीलिए काइनेटोकोर होमोलोगस क्रोमोसोम पर अटैच है। जरा जल्दी से बताइए कि क्या यहां पर क्रोमोसोम नंबर पे कोई फर्क पड़ा या डीएनए के अमाउंट पे कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? सोचो 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 सोचो, क्या कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी इस सेल के अंदर 1 2 3 4 क्रोमोसोम्स हैं और अभी भी टोटल 4 सी डीएनए है, यानी अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी 4 सी डीएनए है और टोटल 4 क्रोमोसोम्स है। माइटोसिस में भी ऐसे ही होता था, प्रोफेज में मेटाफेज में कोई डिफरेंस नहीं होता था, जैसा एस में है वैसा ही G2 में था, वैसा ही प्रोफेज में था, वैसा ही मेटाफेज में था। अब आएगा एनाफेज 1, एनाफेज 1। अब यहां कहानी में ट्विस्ट आएगा, कहानी में ट्विस्ट, और बहुत इजी है समझना, बहुत इजी है बेटा, समझो सुनो। जब 4 क्रोमोसोम एक लाइन में थे, काइनेटोकोर सिस्टर क्रोमैटिड वाले पे स्पिंडल अटैच था, तो जब स्पिंडल फाइबर शॉर्ट हुए, प्रेशर पड़ा, तो सेंट्रोमियर टूटा और दोनों बहनें अलग हुई थी, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हुए थे। याद आ रहा है? क्योंकि सेंट्रोमियर ब्रेक हुआ था। क्यों सेंट्रोमियर ब्रेक हुआ था? क्योंकि दोनों काइनेटोकोर पे, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड काइनेटोकोर पर स्पिंडल अटैच था, प्रेशर पड़ा था। पर यहां क्या होगा भाई, इधर से खींच रहे हैं और इधर से खींच रहे हैं, यहां पर इधर और इधर स्पिंडल अटैच्ड है, यहां पे इस पे अटैच्ड है, तो ये पूरा क्रोमोसोम एक साथ जाएगा, ये पूरा क्रोमोसोम एक साथ जाएगा, इधर ये पूरा क्रोमोसोम जाएगा, इधर ये पूरा क्रोमोसोम जाएगा। मतलब यहां पे सेंट्रोमियर नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि सेंट्रोमियर के दोनों तरफ प्रेशर ही नहीं पड़ रहा, पुल नहीं है, यानी यहां पे दोनों बहनें अलग नहीं होंगी, वो अभी भी सेंट्रोमियर पर अटैच्ड हैं। यहां पर केवल ये मिस्टर और मिसेस अलग अलग हो जाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सेंट्रोमियर नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि दोनों काइनेटोकोर पर इस तरह से अटैचमेंट नहीं है, प्रेशर इधर का इधर ले जाएगा, इधर का इधर ले जाएगा। बहुत बड़ा चेंज है ये, बहुत बड़ा चेंज। आइए लिखिए एनाफेज 1,
एनाफेज 1. Homologous chromosomes separate. Homologous chromosomes separate and move towards opposite poles. Chromosomes separate and move towards opposite poles. Towards opposite poles. Opposite poles. पर सिस्टर क्रोमैटिड अलग नहीं हुई हैं. होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए. बट नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर नहीं टूटा बेटा. आ रहा है सबको समझ में? जितने भी स्टूडेंट्स ने माइटोसिस पढ़ा है उन्हें बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कंपैरिजन करके. नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर. और क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं हुआ इसीलिए सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन एसोसिएटेड. वो अभी भी जुड़े हुए हैं. रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर. अभी भी उनका कॉमन सेंट्रोमियर है. यानी आप बोल सकते हो कि सिस्टर क्रोमैटिड्स डू नॉट सेपरेट. ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया है. डू नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. मजे आ रहे? मजे आ रहे बेटा सबको? सिस्टर क्रोमैटिड अभी भी जुड़े हुए हैं. डू नॉट सेपरेट. होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट. हाँ बिल्कुल असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन जाएगा ना. बिल्कुल मेरे चैंपियंस, बिल्कुल बन जाएगा. यानी अब अगर आप इस सेल को देखेंगे, सपोज ये सेल है, ये प्रोफेज के एंड में हो चुका है, पूरा स्पिंडल फॉर्म हो चुका है, ये सब प्रोफेज में हो चुका है 1 में. अब पूरा क्रोमोसोम पूरा, अब ये टूटेगा, अब ये टूटेगा. ये टूटा है, ये टूटा है ना? ठीक है, कुछ कुछ जुड़े हैं, 2 तोड़ देती हूं. ऑफ कोर्स ये सब टूटेंगे. अब देखो ये वाला पूरा क्रोमोसोम, ये 1 क्रोमैटिड बेटा, और ये इसकी बहन क्रोमैटिड. ये 1 क्रोमैटिड, ये इसकी सिस्टर क्रोमैटिड. इसमें थोड़ा थोड़ा येलो पार्ट है, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है. और ये दूसरा वाला क्रोमोसोम, उसकी भी दोनों सिस्टर्स साथ में हैं. दोनों सिस्टर्स साथ में हैं. सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हुए हैं. ये जा रहे हैं ऑपोजिट पोल्स की. अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. मुझे बताओ इस समय पर सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना मानोगे? क्रोमोसोम का नंबर बताइए. मैंने आपको क्या सिखाया है कि अगर क्रोमोसोम का नंबर काउंट करना है तो सेंट्रोमियर काउंट कर लो. सेंट्रोमियर. यहां क्या हुआ है? ये एक बहन है और ये दूसरी बहन है. ये एक सिस्टर है, ये दूसरी सिस्टर है. ये क्रॉसिंग ओवर हो चुकी. ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है. यानी क्रोमोसोम 1 2 3 4 ही रहेंगे. 4 ही रहेंगे. ये सिचुएशन है एनाफेज 1 जो मियोसिस में हो रही है. लेकिन अगर बेटा, अगर ये माइटोसिस होता, हम ये भी कंपेयर कर लेते हैं, अगर ये माइटोसिस होता तो ये चारों क्रोमोसोम्स, अगर मैं 2 भी मान लूं अभी, तो ये 2 क्रोमोसोम एक के नीचे एक होते और बहनें अलग होती. मतलब ये इधर जाती और ये सिस्टर इधर जाती. ऐसे ही ये येलो वाली, ये सिस्टर इधर जाती, ये सिस्टर इधर जाती. ये ऐसा होता, ऐसा. यहां सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हुए, तो यहां पे 2 के 2 ही क्रोमोसोम्स थे, पर यहां 2 के 4 हो गए थे, 4 के 8 हो गए थे. याद आ रहा है?
माइटोसिस के अंदर एनाफेज में क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया था, क्योंकि सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए थे और हर क्रोमैटिड को हमने एक न्यू क्रोमोसोम माना था। याद आया, समझ आया? लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बेटा जी, यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहां 4 के 4 ही क्रोमोसोम्स रहे, यहां 4 के 4 ही क्रोमोसोम्स रहे। माइटोसिस में 4 के 8 हो जाते, 4 क्रोमोसोम होते, चारों एक लाइन में होते, चारों की बहनें अलग होती तो टोटल 8 हो जाते। पर यहां ऐसा नहीं हुआ, यानी यहां पर अभी भी सेम स्टोरी रही, सेम स्टोरी रही। और ये कुछ बड़ी अलग सी बात है, माइटोसिस में ये डबल हो जाते। कितना क्लियर हुआ? चल, अब इसके बाद में आएगी टीलोफेज 1, टीलोफेज 1। अब बेटा टीलोफेज 1 तो बिल्कुल नॉर्मल टीलोफेज की तरह है, बड़ा ध्यान से समझो। टीलोफेज 1 में क्या होगा, ये वाला क्रोमोसोम 1 और 2 पूरा इधर आ जाएगा, ये वाला क्रोमोसोम 1 और 2 पूरा इधर आ जाएगा। क्रोमोसोम वापस से क्रोमैटिन बना लेंगे, स्पिंडल अपैरेटस टूट जाएगा और पूरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस नया बन जाएगा। जो नॉर्मल टीलोफेज में होता है वही यहां भी होगा। तो ये दोनों इधर आ जाएंगे, ये दोनों इधर आ जाएंगे। टोटल 4 क्रोमोसोम है, 2 इधर 2 इधर। क्रोमोसोम 1 की एक कॉपी इधर, एक कॉपी इस सेल में, 2 की भी एक कॉपी इस सेल में, एक कॉपी इस सेल में। अगर ये माइटोसिस होता, 4 क्रोमोसोम होते, 1 1 2 2 सपोज, उनसे 8 बनते तो 4 इधर आते, 4 इधर आते। लेकिन अब क्योंकि 4 के 4 ही है, 2 इधर आ जाएंगे और 2 इधर आ जाएंगे। यानी टीलोफेज 1, टीलोफेज 1 ये तो नॉर्मल टीलोफेज की तरह है। मतलब क्रोमोसोम्स रीच पोल्स, पोल्स पे पहुंच गए, डीकंडेंसेशन हुआ और वापस से क्रोमैटिन बना लिया। दे लूज देयर आइडेंटिटी। देन स्पिंडल जो फॉर्म हुआ था प्रोफेज में, वो यहां पे टूट जाएगा, डिसोल्यूशन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस जो डिसअपियर हुआ था वो वापस से आ जाएगा। न्यूक्लियर एनवेलप तो वही RER बना देगा और न्यूक्लियोलस वगैरह वापस से रीअपियर हो जाएंगे। यानी जब आप इस स्टेज को देखेंगे तो अभी आपको ऐसी सिचुएशन दिखेगी, ये अपना अपना सेंट्रोजोम है एक एक, ये न्यूक्लियर एनवेलप है सपोज करो, और अब इसके अंदर आपको क्रोमैटिन का धागा दिखेगा, क्रोमैटिन का धागा। अभी भी इसके अंदर कितने क्रोमोसोम माने जाएंगे बेटा? अभी सेल डिवाइड नहीं हुआ है, अभी सेल डिवाइड नहीं हुआ। 2 क्रोमोसोम यहां गए थे, 2 क्रोमोसोम यहां गए थे, यानी अभी भी इस सेल के अंदर वही सेम 4 क्रोमोसोम है और सेम वही उतना ही DNA है, कोई चेंज नहीं हुआ। अब होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन, अब होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो दिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1। अब जब साइटोकाइनेसिस 1 होगा तो इससे 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे, इससे 2 डॉटर सेल्स बन गए। अपना अपना सेंट्रोजोम है, अपना अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और अपना अपना जेनेटिक मटेरियल है। इसके अंदर टोटल 4 cDNA था
और टोटल 4 क्रोमोसोम्स थे। तो 2C डीएनए यहां आ गया आधा आधा, क्योंकि अब डिवीजन हो गया। और बेटा 4 में से 2 क्रोमोसोम इधर आए थे, क्रोमोसोम 1 की एक कॉपी, क्रोमोसोम 2 की एक कॉपी। 2 इधर आए थे, क्रोमोसोम 1 की एक कॉपी, क्रोमोसोम 2 की एक कॉपी। यानी अब इन दोनों सेल में हर क्रोमोसोम की एक एक कॉपी है, यानी ये हैप्लॉइड बन गए हैं। हर क्रोमोसोम की एक एक कॉपी है। 2 डॉटर सेल बने तो इसे कहेंगे डायाड ऑफ सेल्स। लास्ट क्लास में पढ़ाया था, डायाड ऑफ सेल्स मतलब 2 डॉटर सेल्स बन गए, 2 डॉटर सेल्स, डायाड ऑफ सेल्स, डायाड ऑफ सेल्स। और इन डॉटर सेल के अंदर डीएनए पेरेंट के जितना है, क्योंकि डीएनए पहले 2C था, S में जाके 4C हुआ था, और अब वापस से 2C हो गया, यानी डीएनए सेम एज पेरेंट सेल। और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज डबल्ड इन एस फेज, डबल्ड इन एस फेज, क्योंकि डीएनए एस में डबल हुआ था, 2C से 4C हुआ था, इसीलिए वापस 2C हो गया। लेकिन क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया, क्रोमोसोम नंबर हाफ एज पेरेंट सेल। पहले पेरेंट के अंदर 4 क्रोमोसोम थे, 1 की 2 कॉपी और 2 की भी 2 कॉपी, पर अब 1 कॉपी दोनों में चली गई, और सेकंड वाले क्रोमोसोम की भी 1 कॉपी दोनों में चली गई, यानी अब वो हैप्लॉइड सेल हो गए। मजे आ गए। और ये हैप्लॉइड क्यों हुए? क्योंकि बहनें अलग नहीं हुई थी, एनाफेज 1 के कारण। अगर एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर टूट जाता, सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाते, 4 के 8 क्रोमोसोम्स हो जाते, तो 4 4 आ जाते। पर क्योंकि यहां 4 के 4 ही रहे, इसीलिए 2 2 हो गए। अच्छे से समझ आया? यानी कौन सी स्टेज है नंबर हाफ हुआ है, अगर कोई पूछे बताइए। स्टेज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर टू हाफ, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर टू हाफ। किसके कारण से क्रोमोसोम नंबर आधे हुए हैं बताइए, किसके कारण से? बेटा लैग तो नहीं आ रहा है सीरियस स्टूडेंट? भैया लैग बता रहे, देखो लैग। क्रोमोसोम नंबर आधा क्यों हुआ है? एनाफेज 1 के कारण। अगर एनाफेज 1 में बहनें अलग हो जाती, अगर एनाफेज 1 में सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाते, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। अभी ठीक है क्या लैग? ओके है? तो एनाफेज 1 के कारण ऐसा हुआ है। इसी तरह से यहां पर एक प्यारा सा क्वेश्चन और बनता है, थोड़ी देर के लिए हुआ था, अभी ओके है? ओके चलो ठीक है भैया, अभी ओके। एक क्वेश्चन और बनता है, which stage is responsible for disjunction of Mendelian factors, Mendelian factors, disjunction of Mendelian factors। बेटा अगर थोड़ी बहुत आपको जेनेटिक्स आती हो तो ये बात समझ आ पाएगी। मेंडेलियन फैक्टर्स मतलब जो अलील्स होते हैं, अलील्स, अलील्स। मैंने आपको क्या बताया था कि सपोज करो इस पर कैपिटल बी है, तो ये तो इसकी बहन है, कार्बन कॉपी है, इस पर भी कैपिटल बी ही होगा। फिर हमने बात की थी कि ये जो मम्मी से आया है, हो सकता है कैपिटल बी हो, पर हो सकता है स्मॉल बी हो। अगर इस पे स्मॉल बी हुआ तो इसकी बहन जो बनेगी एस फेज में, डीएनए डबल हुआ, वो भी यही होगी।
ये पूरा इधर जाएगा, ये पूरा इधर जाएगा जब एनाफेज 1 होगा, यानी कैपिटल बी और स्मॉल बी अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो इसका आंसर भी यही है, दोनों का जवाब यही है। ये जेनेटिक्स में और अच्छे से समझ आएगा। हो रहा है, लैग हो रहा है। बेटा एक बार जितने स्टूडेंट्स का लैग नहीं हो रहा है वो नो लिख दीजिए प्लीज। सीरियस स्टूडेंट्स जिनका लैग नहीं हो रहा वो नो लिख दीजिए, और जिनका लैग हो रहा है वो यस लिख दीजिए प्लीज। जंक्शन मतलब जुड़ना, डिसजंक्शन मतलब सेपरेट होना, सेपरेट होना। तो जो अलील्स हैं उन्हें कौन सेपरेट करता है? एनाफेज 1। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आई थिंक मेजॉरिटी नो ही लिख रहे हैं, सब नो लिख रहे हैं। ठीक है, आप में से सबके नो आ रहे हैं, तो आई थिंक लैग ठीक हो गया है। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यहां तक क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छे से? डन है। यानी हम क्या कह सकते हैं इस चार्ट के अंदर, टीलोफेज में तो यही कहानी है, लेकिन जब साइटोकाइनेसिस 1 हुआ उसके बाद जो दो डॉटर सेल बने उनमें 2C और N इज इक्वल टू 2 और 2C और N इज इक्वल टू 2, यानी ये देखिए क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, डीएनए सेम है पेरेंट के कंपैरिजन में, पेरेंट के कंपैरिजन में। ठीक है, मैं इसे लिख भी देती हूं यहां, हाफ एज पेरेंट एंड दिस इज सेम एज पेरेंट। आपके जगह नहीं हो तो मत लिखना, कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसके बाद में ये दोनों डॉटर सेल्स जो हैं ये फिर से ग्रो करना शुरू करेंगे, G1S G2, पर डीएनए डबल नहीं होगा। यानी ये दोनों डॉटर सेल्स अब इंटरकाइनेसिस में जाएंगे, यानी बेटा इनका सब कुछ डबल होगा, साइटोप्लाज्म डबल होगा, प्रोटीन्स डबल होंगे, टिब्यूलिन प्रोटीन डबल होगा, सेंट्रोसोम डबल होंगे, सब कुछ डबल होगा, पर डीएनए डबल नहीं होगा। कल पढ़ा था, नो डीएनए रेप्लिकेशन, नो डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, अगर ये माइटोसिस होता तो यहां पर 8 क्रोमोसोम हो जाते, क्योंकि 4 क्रोमोसोम उनके 2 सिस्टर क्रोमैटिड, चारों 8 अलग होते, तो ये 8 होता, ये भी 8 होता, तो 4 पेरेंट जितने आते। पर यहां कहानी में ट्विस्ट हुआ है इसके कारण से, इसके कारण। अब मुझे आपको कुछ भी नहीं बताना, कुछ भी नहीं बताना। जी हां, अब तो आपको सब कुछ आता है। मियोसिस 2 इज इक्वल टू माइटोसिस, मियोसिस 2 इज इक्वल टू माइटोसिस, यानी अब होगा पहले प्रोफेज 2 जो बिल्कुल माइटोसिस की तरह है। फुल कंसंट्रेशन चाहिए मुझे, सुनिए, मैं दोबारा से सब कुछ लिखवाऊंगी नहीं, सुनो ध्यान से। फिर से इन दोनों सेल के अंदर सेंट्रोसोम जो डबल हो चुके हैं ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाके स्पिंडल बनाएंगे, फिर से इन दोनों का क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाएगा, वही पप्पू कैन डांस वाला, और फिर से इन दोनों के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआर गोल्जी बॉडी गायब हो जाएंगे। यानी इन दोनों के अंदर अभी भी 2C और N इज इक्वल टू 2, 2C और N इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसके बाद आएगा मेटाफेज 2, मेटाफेज 2। बेटा ये माइटोसिस की तरह है, यानी 2 क्रोमोसोम हैं, दोनों एक लाइन में आएंगे। जैसे हम अपनी बात करें, बड़ा ध्यान से सुनो, हमारे अंदर टोटल 4 की जगह 46 क्रोमोसोम है, 46 46 46 46 46 46 46 23 23 क्रोमोसोम जाते हैं।
तो जब हमारे में मेटाफेज 2 होगा तो वो पूरे 23 क्रोमोसोम्स एक लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि ये मेटाफेज 2 बिल्कुल माइटोसिस के मेटाफेज की तरह है, माइटोसिस के मेटाफेज की तरह है। यानी यहां पर जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सब इक्वेटर पर आ जाएंगे। ऑल क्रोमोसोम्स जो हाफ हो चुके हैं ऑलरेडी एक प्लेन में आ जाएंगे, बिल्कुल माइटोसिस की तरह, अलाइन एट इक्वेटर, यानी एक प्लेन में आ जाएंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था, मियोसिस में 1 के अंदर, मेटाफेज 1 में जोड़े आए थे, यहां पे सारे क्रोमोसोम्स आ जाएंगे और इन पर स्पिंडल अटैच हो जाएंगे। तो spindle fibers attaches to kinetochore of अब बोलो बेटा क्या बोलूं मैं, काइनेटोकोर ऑफ बहने। अब बिल्कुल माइटोसिस की तरह हो रहा है। अगर 23 क्रोमोसोम है, सब एक लाइन में आ गए हैं, तो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स के काइनेटोकोर पर अटैच्ड हैं। जल्दी से थम्स अप दे दो, समझ में आया? क्योंकि एक लाइन में खड़े हुए हैं, इसीलिए काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। मजे आ गए? और अब जब एनाफेज 1 आएगा, वही सेम कहानी, माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी स्पिंडल फाइबर छोटे होंगे, शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, बिल्कुल बेटा माइटोसिस की तरह, बिल्कुल माइटोसिस की तरह। माइक्रोट्यूब्यूल्स मतलब वही स्पिंडल फाइबर्स। तो प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, सेंट्रोमियर टूटेगा। अभी तक सेंट्रोमियर नहीं टूटा था यहां पे मियोसिस में, अब टूटा है। और जब सेंट्रोमियर टूटेगा तो बहनें अलग होंगी, सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, and move to opposite poles, मेरे नादान परिंदों, ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। मेटाफेज 1 में जोड़े हैं 2 प्लेन्स पे सेंटर में, इसीलिए काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पर जाकर स्पिंडल अटैच्ड है। मेटाफेज 2 जो माइटोसिस की तरह सारे क्रोमोसोम एक प्लेन में है, इसीलिए काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड पे स्पिंडल अटैच्ड है। एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, सेंट्रोमियर इज नॉट ब्रेकिंग, सिस्टर क्रोमैटिड नॉट सेपरेटिंग, इसीलिए क्रोमोसोम नंबर वहां पे डबल नहीं हो रहा, सेम का सेम रह रहा है। पर यहां पर सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे, यानी अगेन अगर 2 क्रोमोसोम थे तो 4 बन जाएंगे, 4 थे तो 8 बन जाएंगे, 23 थे तो 46 बन जाएंगे। मजे आ रहे हैं? यानी यहां पर तो सेम कहानी थी, कोई चेंज नहीं हुआ था, बस अच्छे बच्चों की तरह एक लाइन में आ गए थे। लेकिन एनाफेज 2 जब आया तो बहनें अलग अलग हुई, बेटा बहनें अलग अलग हुई, यानी 2 की जगह 4 क्रोमोसोम्स बन गए, 2 की जगह 4 क्रोमोसोम्स बन गए, क्योंकि बहनें अलग अलग हुई, 2 की जगह 4 क्रोमोसोम्स बन गए, 2 की जगह 4 क्रोमोसोम्स बन गए। अब इसके बाद टीलोफेज 2 आया, टीलोफेज 2 में तो बहुत इजी है यार, बहुत ही ज्यादा इजी है। वही सब 3 उल्टी घटनाएं हो गई, स्पिंडल टूट गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस सब वापस आ गया, और जो क्रोमोसोम है वो फिर से क्रोमैटिन बना लिया, यानी कोई फर्क नहीं आया, अभी भी सेम है, अभी भी सेम कहानी है। हर सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम्स हैं,
हर सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम है और हर सेल के अंदर 2C DNA है। अब यहां पे साइटोकाइनेसिस 2 होगा, साइटोकाइनेसिस 2। बेटा ये भी अलग, इससे भी 2 बनेंगे, इससे भी 2 बनेंगे, तो CC जो 2C है वो CC आ जाएगा, ऐसे यहां 2C है वो CC आ जाएगा। यहां टोटल 4 क्रोमोसोम्स हैं, 2 इधर 2 इधर आ जाएंगे। यहां भी टोटल 4 क्रोमोसोम्स हैं, 2 इधर और 2 इधर आ जाएंगे। बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। अगर आपको माइटोसिस आता है तो ये आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर आपको माइटोसिस आता है। ठीक है, मतलब सुनो ध्यान से, माइटोसिस में क्या होता है, एनाफेज में क्रोमोसोम नंबर डबल होता है। अगर पेरेंट में 2 हैं तो एनाफेज में 4 हो जाते हैं, इसीलिए 2-2 हो जाते हैं पेरेंट जितने। तो यहां पे भी 2 हैं तो 4 होके और 2-2 हो गए। ठीक है, अब ये 2 पहले ही आधे हो चुके हैं। इसी तरह माइटोसिस में डीएनए भी सेम आता है। डीएनए सेम क्यों आता है, क्योंकि इंटरफेज में डीएनए डबल होता है, पर यहां इंटरफेज में डीएनए डबल नहीं हो रहा, इसीलिए आधा हो रहा है, इसीलिए आधा हो रहा है। क्लियर है सबको क्यों आधा हो रहा है बेटा? मजे आए? डन है? तो जल्दी से यस या थम्स अप दे दो, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, बहुत इजी है। अगर आपने माइटोसिस पढ़ा है तो आएगा समझ, माइटोसिस नहीं पढ़ा तो मैं नहीं समझा सकती, आई एम सॉरी। पूरी एक क्लास में समझाया था माइटोसिस। कितने लोगों को समझ में आ गया? जरा यस या थम्स अप दे दो मेरे को। प्राची कितना स्लो पढ़ाऊं बेटा? ये जो पढ़ाया है ये 2 घंटे में पढ़ाया था माइटोसिस, कल कहा था रिवाइज करके आना। आप थोड़ी जिम्मेदारी खुद भी लो, एक ही चीज 10-10 बार थोड़ी पढ़ा सकती हूँ। 2025 के लिए थोड़ी, 26 के लिए थोड़ी ना तैयारी करा रही हूँ। एक बार फिर से बोल रही हूँ, बड़ा ध्यान से सुनो, फुल कंसंट्रेशन से सुनो, बिना ये सोचे सुनो कि मुझे तो समझ आएगा ही नहीं, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। सुनो ध्यान से। पहले एक सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम्स थे, क्रोमोसोम 1 की 2 कॉपी, क्रोमोसोम 2 की 2 कॉपी। G1 में वही कहानी रही, G2 में भी वही रही, S में भी, सब में वही रही, बस डीएनए डबल हो गया। प्रोफेज में भी सेम कहानी रही, बस क्रॉसिंग ओवर वगैरह हो गई। मेटाफेज में भी वही कहानी रही, 2 प्लेन्स में अरेंज हो गए। एनाफेज में भी वही कहानी रही, क्योंकि बस होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे, बहनें अलग नहीं हुई थी, तो क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं हुआ, सेम कहानी रही। टीलोफेज में भी सेम कहानी रही। और जब फाइनली सेल ने डिवाइड किया, साइटोकाइनेसिस हुआ, तो जो 2 डॉटर सेल बने, क्योंकि यहां पे डीएनए 4C हो गया था, तो आधा आधा यानी 2C मिल गया। और क्योंकि यहां पे 4 ही क्रोमोसोम्स चल रहे थे, तो 4 में से 2 इधर और 2 इधर आ गए। पहले हर क्रोमोसोम की 2-2 कॉपी थी, अब हर क्रोमोसोम की 1-1 कॉपी है, एक सेल के अंदर, यानी डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन गए। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया आफ्टर मियोसिस 1, पर डीएनए सेम रहा। डीएनए सेम क्यों रहा? क्योंकि यहां डबल हुआ था, इसीलिए। और क्रोमोसोम नंबर हाफ क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर डबल नहीं हुआ था, इसीलिए। अब इसके बाद इन दोनों सेल के अंदर इंटरकाइनेसिस हुआ, डीएनए डबल नहीं हुआ। अब बेटा इस सेल से भी 2 डॉटर सेल बनने, इस सेल से भी 2 डॉटर सेल बनने हैं, और बिल्कुल माइटोसिस होना है। ऐसा इमेजिन करो, इसमें भी माइटोसिस होना है, इसमें भी माइटोसिस होना है, पर डीएनए डबल नहीं हुआ। तो अगर इसके अंदर 2C डीएनए है तो इसके दोनों बच्चों पे CC आ जाएगा, आधा आधा, और इसमें भी 2C डीएनए है तो दोनों बच्चों पे CC आधा आधा आ जाएगा, क्योंकि डीएनए डबल नहीं हुआ। अब इसमें भी माइटोसिस हो रहा है, इसमें भी माइटोसिस हो रहा है, तो जब इसमें मेटाफेज होगा, अगर 2 क्रोमोसोम है तो दोनों एक लाइन में आएंगे, और एनाफेज के टाइम सेंट्रोमियर टूटेगा, बहनें अलग होंगी, यानी 2 के 4 हो जाएंगे। और जब 4 हो जाएंगे तो दोनों बच्चों में 2-2 चले जाएंगे। यही तो माइटोसिस में होता था। जिसे माइटोसिस नहीं आता उसको समझ में नहीं आएगा।
कोई क्रॉसिंग ओवर या कुछ नहीं होगी बेटा। ये प्रोफेज और ये टीलोफेज और ये मेटाफेज और ये एनाफेज टू बिल्कुल माइटोसिस की तरह है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है। केवल डीएनए डबल नहीं हुआ इसीलिए आधा हो रहा है, वरना सब कुछ सेम है। चलिए अब आइए अपनी एनसीईआरटी एक बार ओपन करिए। करो एनसीईआरटी ओपन, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और माइटोसिस पढ़िए दोबारा। मेटाफेज एनाफेज तो आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, अदरवाइज दुनिया में कोई नहीं समझा सकता, इससे इजी वे में कोई नहीं बता सकता। कंपैरिजन करके आपको पढ़ा रही हूं, बेसिक पढ़ा रही हूं, रीजंस के साथ पढ़ा रही हूं। चलो ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। मेटाफेज 1 निकालिए प्लीज, मेटाफेज 1। देखो मेटाफेज में इक्वेटर पर एक लाइन नहीं 2 लाइन बनेगी, बाइवेलेंट क्रोमोसोम। और स्पिंडल में ऑपोजिट पोल से जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम से अटैच होंगे, सिस्टर क्रोमैटिड नहीं, ठीक है ना। एनाफेज 1 बहनें अभी भी जुड़ी हुई हैं क्योंकि सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं हुआ है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होके ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे। टीलोफेज 1 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस फिर से आ जाएगा और अब होगा साइटोकाइनेसिस और उससे 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। देखो वैसे तो हम कह रहे हैं क्रोमोसोम से क्रोमैटिन बन जाता है, पर ये कह रहे हैं कि कभी कभी पूरा क्रोमैटिन नहीं बनता, मतलब थोड़ा सा कंडेंस्ड ही रहता है, एकदम पूरा डीकंडेंसेशन नहीं होता, ऐसा समझ लो। 2 मियोसिस के बीच, मियोसिस 1 मियोसिस 2 के बीच इंटरकाइनेसिस आएगी, वो शॉर्ट लिव्ड है, उसमें कोई भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। इसके बाद प्रोफेज 2 आएगी और प्रोफेज 2 प्रोफेज 1 के कंपैरिजन में काफी सिंपल है क्योंकि वो तो बिल्कुल माइटोसिस की तरह है। मार्क कर रहे हो सब मेरे साथ? जय। फिर अब बेटा अगर आप इसे पढ़ोगे ना, ये बिल्कुल वही डिटेल लिखी है, ये वही डिटेल लिखी है जो माइटोसिस में लिखी है। जिसने माइटोसिस सुना है, पढ़ा है, समझा है, उसको ये एग्जैक्ट कार्बन कॉपी है। देखो साइटोकाइनेसिस के बाद प्रोफेज 2 शुरू होगा, क्रोमोसोम्स पूरे इलोंगेट नहीं हुए, यानी पूरे क्रोमैटिन में कन्वर्ट नहीं हुए, पहले ही थोड़े कंडेंस्ड हैं। ये एक नॉर्मल माइटोसिस को रिजेंबल करता है, नॉर्मल माइटोसिस को। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से गायब हो जाएगी एंड तक आते आते, क्रोमोसोम फिर से कॉम्पैक्ट बन जाएंगे, स्पिंडल दोबारा से फॉर्म हो जाएगा। यहां पे सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर आएंगे और जो माइक्रोट्यूब्यूल है ऑपोजिट पोल से वो अटैच होंगे काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। यही तो सिखाया है अभी भर भर के आपको। एनाफेज में स्प्लिटिंग होगी सेंट्रोमियर की, जो होल्ड करके रखा था दोनों सिस्टर्स को, तो अब दोनों सिस्टर्स जो हैं वो सेपरेट होंगे। ये क्यों स्प्लिटिंग हुई है? क्योंकि स्पिंडल फाइबर शॉर्ट हुए हैं और अब ये दोनों बहनें ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगी। बेटा ये बेसिकली माइटोसिस की ही थ्योरी लिखी हुई है। इसके बाद टीलोफेज 2 आएगा, यहां पर फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह फॉर्म होगी, फिर साइटोकाइनेसिस 2 आएगा और फिर 4 यानी टेट्राड ऑफ सेल्स बनेगा, यानी 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन गए। ये येस्टरडे की क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं, येस्टरडे क्लास। अब आइए एनसीईआरटी का डायग्राम एक बार देखते हैं, सब लोग ध्यान से देखो। प्रोफेज 1 के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जाइगोटीन में साइनैप्स बना था और पेकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर हुई थी, डिप्लोटीन में क्याज़्मेटा बना था और डाइकनाइसिस तक आते आते पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई थी। तो यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब कर दी है और ये देखो ये ऐसे करके ये क्रॉसिंग ओवर दिखा रहे हैं, यानी ये प्रोफेज 1 है। मेटाफेज 1 में 2 लाइंस में अरेंज हुए थे, ये और ये देखो ये 2 बहनें हैं, ये एक, ये इसकी सिस्टर,
ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, उसकी भी 2 सिस्टर। ये एक क्रोमोसोम 2 है, मान लो 2 बहनें, ये भी उसकी जोड़ीदार है, इसकी भी 2 बहनें, 2 प्लेन्स में अरेंज्ड हैं। अगर ये माइटोसिस होता तो चारों एक लाइन में आते। एनाफेज 1 कैसे पहचानोगे? देखो 1 क्रोमैटिड और ये बहन सिस्टर, ऐसे ही इसकी 1 क्रोमैटिड और ये बहन सिस्टर। अगर ये माइटोसिस होता तो एक सिस्टर इधर एक सिस्टर उधर होती, यानी एक क्रोमोसोम में ऐसा ही दिखता, पर दिख ऐसा रहा है। अब टीलोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप वापस से बन गया है, एंड होते होते तक स्पिंडल वगैरह सब टूट गए हैं, ये 2 एक तरफ और ये 2 एक सेल में चले गए हैं। अब इसमें भी मियोसिस 2 होगा, इसमें भी मियोसिस 2 होगा, तो ये दोनों एक लाइन में लगेंगे, दोनों की बहनें टूटेंगी, 2 की जगह 4 हो जाएंगे, तो 2 2 चले जाएंगे। यहां देखिए, ये देखो, ये प्रोफेज 2 फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई। मेटाफेज 2 में एक लाइन में लगेंगे जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, ये देखो ये दोनों बहनें हैं, बहनों पे जाके स्पिंडल अटैच्ड है। एनाफेज 2 में ये बहन अलग हो गई, ये इसकी बहन है, ऐसे ही ये और ये इसकी बहन है। यहां पे भी 2 क्रोमोसोम है एक सेल में, यहां पे भी 2 2 क्रोमोसोम है, यहां पर भी हर क्रोमोसोम की 1 1 कॉपी है, यहां पर भी हर क्रोमोसोम की 1 1 कॉपी है। फर्क इतना है कि यहां हर क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड थे, यहां हर क्रोमोसोम में 1 सिस्टर क्रोमैटिड है। बिल्कुल बेटा, माइटोसिस ही तो है, माइटोसिस में यही तो होता है, देख सकते हैं आप। एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक डायग्राम मैंने आपको क्लियर कर दिया। जल्दी से मुझे यस या थम्स अप दे दो अगर समझ में आ गया है। बेटा डायड पढ़ते नहीं हो तुम लोग, पुराने लेक्चर्स, चैट्स नहीं आ रही है, आप लोग पुराने लेक्चर पढ़ते नहीं हो क्या? ये बताओ मुझे। कल ही क्लास में पढ़ाया था डायड ऑफ सेल, जब 2 डॉटर सेल है तो डायड ऑफ सेल, जब 4 डॉटर सेल है तो टेट्राड ऑफ सेल। पढ़ते नहीं हो आप लोग? हाँ, लेक्चर स्टार्टेड है क्या भैया? ठीक है, डन है। थोड़ी जिम्मेदारी तो उठाओ, थोड़ा तो पढ़ो, आप लोग डॉक्टर्स बनने वाले हो, कितनी स्पून फीडिंग चाहिए? एक टॉपिक जो 2 आवर्स में पढ़ा चुकी हूँ, आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं फिर से पूरा समझाऊं? एक स्टूडेंट लिख रही है सिग्निफिकेंस, बेटा कल ही तो पढ़ाया है, पढ़ते नहीं हो? कल ही तो पढ़ाया है, भर भर के पढ़ाया है पूरा का पूरा। चल आओ, आपको एक 3D डायग्राम दिखाती हूँ, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। चल देखो, पहले आपको एनसीईआरटी वाला ही डायग्राम दिखाती हूँ, देखिए सब लोग ध्यान से। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, ये प्रोफेज 1 है। प्रोफेज 1 में आप लोग सब देख सकते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम का जो जोड़ा बना है उसके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है। हर क्रोमोसोम में 2 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। मेटाफेज में देखो ये कैसे 2 प्लेन्स में अरेंज्ड है बेटा, 2 प्लेन्स में अरेंज्ड है। ये 2 बहनें, ये 2 बहनें, ये 2 बहनें, ये 2 बहनें, ये 2 प्लेन्स में अरेंज्ड है। और एनाफेज में आप देख सकते हैं, एनाफेज में आप देख सकते हैं, ये देखिए सिस्टर्स अभी भी जुड़ी हुई हैं, इसीलिए 1 क्रोमैटिड और 1 क्रोमैटिड दोनों जुड़े हुए हैं। देखो यहां पे अच्छे से। टीलोफेज के बाद डॉटर सेल में क्रोमोसोम 1 की भी 1 1 कॉपी जाएगी, क्रोमोसोम 2 की भी 1 कॉपी जाएगी। तभी तो पहले हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी थी, अब हर क्रोमोसोम की 1 कॉपी है, तभी तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो गया है। जबकि जब मियोसिस 2 होगा, यहां देखिए 1 सेकेंड, मियोसिस 2, मैं आपको मियोसिस 2 दिखाना चाहती हूं। ये देखो मियोसिस 2 में देखो एक लाइन में अरेंज्ड होंगे जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे। बेटा बड़ा ध्यान से देखो, अब हर क्रोमोसोम में 1 क्रोमैटिड है, पहले हर क्रोमोसोम में यहां देखो 2 क्रोमैटिड थे।
हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड थे, अब हर क्रोमोसोम में 1 क्रोमैटिड है। हम अपनी बात करें, जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो मियोसिस 1 के बाद में 23 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे दोनों डॉटर सेल में। क्रोमोसोम 1 की 1 कॉपी, 1 कॉपी, क्रोमोसोम 2 की 1 कॉपी, क्रोमोसोम 3 की 1 कॉपी, क्रोमोसोम 4 की 1 कॉपी, क्रोमोसोम 5 की 1 कॉपी, इधर भी ऐसी 1 की 1 कॉपी, 2 की 1 कॉपी, 3 की 1 कॉपी, एक्सेट्रा। और जब मियोसिस 2 होगा तो ये 23 से भी 23 दो डॉटर सेल बनेंगे, ये 23 से भी 23 दो डॉटर सेल बनेंगे। फर्क इतना है कि अभी जब 23 थे तो हर क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड थे, और अब जब 23 बनेंगे तो हर क्रोमोसोम में 1 सिस्टर क्रोमैटिड होगा। फिर से एस फेज में डबल हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आइए आपको एक वीडियो भी दिखाती हूँ। देखो कितना दिखा रही हूँ, कितना दिखा रही हूँ। अभी भी नहीं समझ आए तो मैं क्या करूं, बताओ आप, मैं क्या करूं। चलो आओ देखिए वीडियो, चलिए देखिए इस वीडियो को, देखो ध्यान से। ये एक डिप्लॉइड सेल है, ये क्रोमैटिन का धागा है, ये क्रोमैटिन कंडेंस होगा। ये डायग्राम मैंने आपको कल भी दिखाया था। अभी मियोसिस 1 स्टार्ट हो रहा है, यानी प्रोफेज 1 स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए ये कंडेंस हो गए। सपोज करो इस क्रोमैटिन से टोटल 4 क्रोमोसोम्स बने। क्रोमोसोम 1 की भी 2 कॉपीज हैं, क्रोमोसोम 2 की भी 2 कॉपीज हैं। हर क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं जो कार्बन कॉपी हैं एक दूसरे की। प्रोफेज 1 के लेप्टोटीन में कंडेंसेशन के बाद जाइगोटीन में ये अपने अपने मिस्टर और मिसेस यानी जोड़े को ढूंढ रहे हैं। ये बाइवेलेंट या टेट्राड फॉर्म हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर हो गया। अब रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल बनेगा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम आएगा, और वो रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो है वो क्रॉसिंग ओवर करवाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। एक रेड वाले हैं, ये दोनों सिस्टर्स हैं, ब्लू वाले दोनों सिस्टर्स हैं, पर रेड और ब्लू वाला नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, और उनके बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया। इसके बाद में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, यानी क्याजमेटा बनेगा, उसका टर्मिनलाइजेशन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह गायब हो जाएगी। ये प्रोसेस होता है जब गैमेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म और ओवम बनता है, तब मियोसिस होता है, ताकि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जैसे हम हैं क्रोमोसोम नंबर रिटेन रह सके। तो प्रोफेज 1 के एंड तक आते आते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो गायब हो गई। सेंट्रोजोम देखिए ऑपोजिट पोल्स पर पहुंच गए हैं, और उन्होंने स्पिंडल्स भी बना लिए हैं। ये सब प्रोफेज 1 के एंड तक हो गया है। अब मेटाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स अच्छे बच्चों की तरह 2 लाइन में थे। ये एनाफेज 1 हो गया बेटा, ये एनाफेज 1 हो गया। देखो एनाफेज 1 के अंदर हर क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स स्टिल एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं हुआ है, केवल होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो गए हैं। ध्यान से देखो, ये दोनों बहनें हैं, ये दोनों बहनें हैं, बहनें अभी भी एक साथ लगी हुई हैं, केवल होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग अलग हुए हैं, यानी क्रोमोसोम नंबर टोटल अभी भी सेम रहता है। ये माइटोसिस से डिफरेंट है। और अब टीलोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस वापस से रीअपियर होगा, स्पिंडल खत्म हो जाएगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, तो ये 2 डॉटर सेल बन गए। दोनों डॉटर सेल के अंदर हर क्रोमोसोम की 1 कॉपी आई है, यानी हैप्लॉइड हो गए हैं, क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया है। पहले पेरेंट सेल में 4 क्रोमोसोम थे, पर दोनों डॉटर सेल में 2 क्रोमोसोम है। ये हो गया है मियोसिस 1। मियोसिस 1 के बाद अब होगा मियोसिस 2। बीच में कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुआ है, तभी तो डीएनए आधा होगा, क्योंकि डबल नहीं हो रहा है। अब प्रोफेज 2 बिल्कुल 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 माइटोसिस की तरह है। सेंट्रोसोम मूव टू ऑपोजिट पोल, स्पिंडल अपैरेटस फॉर्म होगा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस सब गायब हो जाएगा। मेटाफेज 2 बिल्कुल माइटोसिस के मेटाफेज की तरह है। एक सिंगल लाइन में अरेंज्ड होंगे दोनों सेल के अंदर, सिंगल लाइन में।
यानी काइनेटोफोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड पर प्रेशर पड़ेगा, सेंट्रोमियर ब्रेक होगा, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होगी। ये होगा एनाफेज 2 के अंदर, जो बिल्कुल माइटोसिस के एनाफेज की तरह है। इसके बाद टीलोफेज 2 जो बिल्कुल नॉर्मल टीलोफेज है, फिर साइटोकाइनेसिस 2, ये बन गए 4 डॉटर सेल। चारों डॉटर सेल में 2 क्रोमोसोम है और हर क्रोमोसोम के अंदर 1 क्रोमैटिड है। पहले हर क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमैटिड्स थे। डन? मजे आ गए सबको? बोलो कैसा लगा? क्लियर हुआ दिमाग में? चल आ जाओ जी, अब अपन थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन और ये रहा आपका पोल। बिल्कुल आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अब इस चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं है, कंप्लीट हो गया है। छोटा सा एक टॉपिक पढ़ा दूंगी, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, पर उस पर एक बार पीवाईक्यू आया हुआ है। समरी लेक्चर, पीवाईक्यू लेक्चर, पॉडकास्ट सब रिकॉर्ड कराए आपके लिए। मेरी तरफ से तो पूरी मेहनत है, मेरी मेहनत में कमी नहीं होगी, आपको अपनी पूरी मेहनत करनी है। काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड पर अटैच होना वो तब होगा जब एक लाइन में आएंगे, यानी मेटाफेज 2 में होगा। 37% ने सही दिया। राशि, परहाना, अवनी, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। करिए ट्राई। एट विच स्टेज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ? क्रोमोसोम आधे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एनाफेज 1 में डबल नहीं हुए। ये जिम्मेदार है आधा करने के लिए। 80% ने सही दिया, क्या बात है। रुदेर, ऋषिका, अभय, ड्राई फ्रूट, विष्णु, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो ये करो ट्राई। डीपीपीज 5 डीपीपीज मैं आपको दे रही हूं, पूरे 5 लेक्चर्स की एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपन कर रहे हैं, कुछ और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अभी सब बता दूंगी क्या क्या करना है। पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ डायाड्स अकर ड्यूरिंग। अब यहां डायाड ऑफ सेल्स नहीं है, यहां डायाड ये बाइवेलेंट्स को कह रहे हैं। बाइवेलेंट्स पोल की तरफ जा रहे हैं, मतलब एक ये इधर जा रहा है और ये इसका जोड़ीदार इधर जा रहा है। एनाफेज 1 आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। 35% नहीं सही किया है। तोशिश, अली, अमनदीप, इशिका, बेटा बाइवेलेंस की बात हो रही है यहां पे। ये करो ट्राई। मास्टरिंग एनसीईआरटी। क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ एनसीईआरटी मार्क करते हैं? बताइए कितने स्टूडेंट्स हैं। मियोसिस 1 में सेंट्रोमियर का क्या होता है? मियोसिस 1 के अंदर एनाफेज 1 आता है और एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर नहीं टूटता है, सेंट्रोमियर टूटता है एनाफेज 2 में जाकर, एनाफेज 2 में जाकर, यानी कोई डिवीजन नहीं होता। केवल 38% ने सही दिया। हिमांशु, ड्राई फ्रूट, योगेश, शरीन, आदित्य, बेटा ये क्यों लिख रहे हो? डिवीजन ही नहीं होता ना, टूटता ही नहीं है, वो तो टूटता ही नहीं है, वो तो टूटता ही नहीं है, यही तो पढ़ाया है। हाँ जनता पलटी, मेरी प्यारी भोली नादान जनता पलटी। अब सारे डी आंसर दे रहे हो चैट बॉक्स में, हाँ शैतान बच्चे। सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स अकर ड्यूरिंग। मेंडेलियन फैक्टर्स मतलब कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों अलील्स कब अलग होते हैं? जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग होते हैं। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स कब अलग होते हैं? एनाफेज 1 में अलग होते हैं। 62% ने सही दिया। हिमांशु, अलेख, देव, पूनम, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी आज की क्लास में हमें मेन क्या याद रखना है? मेटाफेज 1 मेटाफेज 2 में डिफरेंस, एनाफेज 1 एनाफेज 2 में डिफरेंस। ये आपके इम्यूनिटी बूस्टर्स है। बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं।
अब आपको होमवर्क पहले देख लो, फिर मैं कुछ और भी बताऊंगी, पर पहले एक बार होमवर्क सुनो, सुनो बड़ा ध्यान से। आज आपको इस लेक्चर को तो कंप्लीट करना ही है और कल वाले लेक्चर को रिवाइज करना है। जिसे माइटोसिस में कोई भी डाउट हो वो माइटोसिस भी देख लेना। डीपीपी टोटल टोटल बेटा 5 डीपीपीज हैं, अपने को 5 सॉल्व करनी है। अब बड़ा ध्यान से सुनो, कल आपको, अब बड़ा ध्यान से सुनो, कल आपको समरी लेक्चर और पीवाईक्यू लेक्चर इसी चैप्टर का, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का, ये आज पब्लिश करवा दूंगी मैं। ये दोनों आपको कंप्लीट करने हैं 1.6 1.7 की स्पीड पर। पीवाईक्यू लेक्चर कैसे देखोगे, बड़ा ध्यान से सुनो। पीवाईक्यू लेक्चर के लिए आप क्वेश्चन लगाया, पॉज किया, खुद से ट्राई किया, फिर प्ले करके सॉल्यूशन देखा ना। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे जब मेरी क्लास नहीं है तब आप क्या करेंगे, मंडे को आप इसी चैप्टर का पॉडकास्ट में डलवाऊंगी, वो पॉडकास्ट सुनोगे। मुश्किल से आधे घंटे के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज होगा, पर पॉडकास्ट तभी समझ आएगा जब आपने पूरी थ्योरी अच्छे से समझी है। तो संडे तक हम सब कुछ पक्का कर लेंगे, समरी लेक्चर भी कर लेंगे, पीवाईक्यू भी कर लेंगे। मंडे को इसका पॉडकास्ट सुन लेना, 15-20 मिनट लगेंगे। और ट्यूसडे और वेडनेसडे को आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पॉडकास्ट सुन लेना। 50 मिनट्स का करीब पॉडकास्ट है, तो 25 मिनट ट्यूसडे, 25 मिनट भी क्या आप 1.6 1.7 की स्पीड पे सुनोगे। मुश्किल से 15-15 मिनट लगेंगे और 15-15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। पर ये उन्हीं बच्चों का चैप्टर रिवाइज होगा जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है। आप पॉडकास्ट से सोचो कि सब कुछ समझ आ जाए तो नहीं होने वाला, पर पॉडकास्ट इज सुपर डुपर हिट फॉर रिविजन। तो हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को भी रिवाइज कर लेंगे फटाफट से, और सेल साइकिल तो हमारा करंट में चल ही रहा है। समरी लेक्चर थोड़ा सा डिटेल्ड है, पॉडकास्ट तो केवल लगाया और सुनना है। समरी लेक्चर में मैं कुछ कुछ चीजें लिखूंगी भी, डायग्राम्स भी बनाऊंगी। पॉडकास्ट में तो बस पीछे चैप्टर का नाम है, मैम खड़ी हैं और तोते की तरह टप 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 बोल रही है। तो पॉडकास्ट से और फास्टर रिविजन हो। तो ये सबको फॉलो करना है। मैं आपको पूरा बता रही हूं कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पर पढ़ना तो आपको है। अब आप पढ़ोगे भी नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो चलो एक बार लीडर बोर्ड लगा देती हूं और फिर मैं एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगी आपको, एक छोटा सा टॉपिक। पर एक बार आपका लीडर बोर्ड लगा देते हैं, बिल्कुल आपको एक्साइटमेंट होगा। तो ड्राई फ्रूट फर्स्ट है, मंतशा, अनु, फरहाना, बसवराज, मयंक, कृष्णकांत, हर्षिता, हिमांशु, वेरी गुड। आइए एक छोटा सा टॉपिक पहले ही लिख देती हूं, जिसके पहले कमेंट बॉक्स में बरसात हो जाए। जैसे मुझे पता ही नहीं है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, मैं पहले ही लिख देती हूँ। मैं छाता ले लेती हूँ अपना, आउट ऑफ एनसीईआरटी लिख के रेनकोट पहन लेती हूँ, छतरी पहन लेती हूँ। चेक पॉइंट्स फॉर सेल साइकिल। अब एक बात समझ, इस पर पीवाईक्यू आया हुआ है, इसीलिए बता रही हूं, इस पर पीवाईक्यू आया हुआ है एक बार। मैंने आपको कहा था कि जेनेटिक, ये पूरी जो साइकिल है, सेल साइकिल, है जेनेटिक कंट्रोल में है। एक्चुअली कुछ प्रोटीन्स होते हैं साइक्लिन, और कुछ एंजाइम्स होते हैं इन साइक्लिन प्रोटीन पर डिपेंडेंट, ये सब मिलकर सेल साइकिल कंट्रोल करते हैं। तो जैसे एक हाईवे पे जब हम जाते हैं तो बीच बीच में चेक पॉइंट्स, टोल नाका आता है, जहां चेक करा जाता है हमारी गाड़ी को, हमारी डिक्की को, सब ऑटोमेटिक चेकिंग चलती रहती है, कैमरा होते हैं। इसी तरह सेल साइकिल कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कुछ चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। हाँ, अगर किसी ने रिश्वत ले ली, उन चेक पॉइंट्स पर गलत चीज को आगे जाने दिया, तो एबनॉर्मल सेल डिवीजन होगा, कैंसर हो जाएगा। जी हाँ, कैंसर हो जाएंगे। तो कहां है ये चेक पॉइंट, आइए समझिए। आपको पता है बेटा, ये है सपोज G1, ये है S, ये है G2, ये है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेस।
साइटोकाइनेसिस। अब आप सब जानते हो, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक सेल है, ये G1 में जाएगा, S में जाएगा, G2 में जाएगा, M में जाएगा और फिर 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। पहला चेक पॉइंट जो है वो यहां होता है, यहां। जैसे ही G1 खत्म हुआ, S शुरू होने के पहले इसे बोलते हैं G1 या G1S चेक पॉइंट। जी हाँ, G1 जैसे ही कंप्लीट हुआ और S शुरू हो रहा है, वहां पर चेक करा जाता है। अब क्या चेक करेंगे बेटा, रटने की जरूरत नहीं अगर आपने समझ लिया है। भाई आगे एस फेज आने वाला है, यानी आगे डीएनए डबल होने वाला है, तो पहले तो ये चेक किया जाता है कि डीएनए नॉर्मल है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि डीएनए एबनॉर्मल है, म्यूटेशन वाला है। अगर ऐसे डीएनए को डबल कर दिया और आगे डॉटर सेल में भी ये ट्रांसफर हो गया, तो ये तो हम और एबनॉर्मल सेल्स आगे बढ़ा रहे हैं, ये तो बीमारियां हो जाएंगी। तो यहां पर चेक्स फॉर नॉर्मल डीएनए। भाई अगर डीएनए नॉर्मल है तो ही आगे उसे डबल करेंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। दूसरी ये चेकिंग की जाती है कि यहां पे डीएनए डबल करना है, तो डीएनए डबल बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, एटीपी, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये सब कुछ G1 में बनते हैं। तो ये बन गए हैं कि नहीं बन गए हैं? पता पड़ा आपको डीएनए डबल करना है पर न्यूक्लियोटाइड तैयार ही नहीं, एटीपी कम बनी, पॉलीमरेज एंजाइम कम बना, तो डीएनए डबल ही नहीं हो पाएगा, सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो नॉर्मल डीएनए है कि नहीं, और डीएनए बनाने के लिए रॉ मटेरियल बन गया कि नहीं, रॉ मटेरियल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन रेडी है कि नहीं। मतलब बेसिकली यहां पर चेक करा जाएगा कि G1 में सारा काम ठीक से हुआ है कि नहीं और डीएनए नॉर्मल है कि नहीं। अगर सब कुछ ओके है तो आगे कहानी बढ़ेगी, वरना उस सेल को यहां पर मार दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। अब यहां कोई नाका नहीं है, यहां कोई चेक पॉइंट नहीं है। अब सीधे अगला चेक पॉइंट यहां आएगा, यानी G2 या G2M चेक पॉइंट। G2 कंप्लीट हो गया है और M शुरू होने वाला है, न्यूक्लियर डिवीजन शुरू होने वाला है। यहां पे क्या चेक करेंगे, यहां ये चेक करेंगे कि जो डीएनए है वो ढंग से डबल हुआ भी कि नहीं। पता पड़ा डीएनए डबल ही नहीं हुआ था, जब 2C से 4C नहीं हुआ तो दोनों डॉटर सेल में 2C कैसे जाएगा, तो डीएनए डबल हुआ या नहीं। कहीं डीएनए एबनॉर्मल तो नहीं है, कहीं यहां पर जब डीएनए डबल हो रहा था तो ए के सामने टी आनी चाहिए, एडेनाइन के सामने थाइमीन आनी चाहिए, कहीं साइटोसिन तो नहीं आ गई, ये तो म्यूटेशंस हो जाएंगे, ये तो बीमारियां हो जाएंगी। तो यहां पर चेक्स फॉर नंबर 1, एबनॉर्मल डीएनए तो नहीं है, कहीं कोई डीएनए में चेंज तो नहीं आ गया, रेप्लिकेशन के टाइम एंजाइम ने गड़बड़ तो नहीं कर दी है। दूसरा, यहां पे सेंट्रोजोम डबल होना था, वो डबल हुआ कि नहीं। मान लो सेंट्रोजोम डबल ही नहीं हुआ तो प्रोफेज में ऑपोजिट एंड पे कैसे जाएगा, स्पिंडल नहीं बनेगा, फिर क्रोमोसोम का डिवीजन कैसे होगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो भाई एस के अंदर जो डीएनए बना ठीक बना कि नहीं, और जो सेंट्रोजोम डबल होना था वो डबल हुआ कि नहीं, वो सब चेक करेंगे यहां पे। और तीसरा, G2 के अंदर टिब्यूलिन प्रोटीन बनना था, पता पड़ा टिब्यूलिन प्रोटीन बना ही नहीं या कम बना, तो स्पिंडल फाइबर कम बनेंगे या बनेंगे ही नहीं, तो क्रोमोसोम पर जुड़ेंगे नहीं, तो वो सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग कैसे होंगे, या मियोसिस है तो होमोलोगस क्रोमोसोम अलग कैसे होंगे। तो भाई वो सब भी चेक किया जाता है। बेटा बहुत आसान है, जो काम होना चाहिए था वो काम हुआ कि नहीं हुआ, ये सब कुछ चेक किया जाएगा। मान लो टिब्यूलिन प्रोटीन नहीं बने, मान लो सेंट्रोजोम डबल नहीं हुआ, मान लो डीएनए एबनॉर्मल है, तो सेल को यही मार दिया जाएगा, उससे 2 नए सेल नहीं बनाए जाएंगे एबनॉर्मल वाले। तो पहला चेक पॉइंट है G1 और S के बीच, दूसरा चेक पॉइंट है G2 और M के बीच, और तीसरा चेक पॉइंट है मेटाफेज और एनाफेज के बीच। जब मेटाफेज कंप्लीट हो गया है और एनाफेज में एंट्री होने वाली है,
तब फिर से चेकिंग की जाती है। ये तीसरा टोल नाका है, चेक पॉइंट है, थर्ड चेक पॉइंट। इसमें क्या चेक किया जाएगा समझो। मेटाफेज में सब अच्छे बच्चों की तरह एक लाइन में, या अगर मेटाफेज 1 है, मियोसिस 1 है, तो 2 लाइन में बीच में आए भी कि नहीं आए। पता पड़ा 46 क्रोमोसोम में से 20 क्रोमोसोम एक लाइन में आए और बाकी 26 क्रोमोसोम इधर उधर है, तो फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं। तो यहां पर चेक किया जाएगा क्रोमोसोम अलाइनमेंट एट इक्वेटर प्रॉपरली हुआ भी है कि नहीं हुआ। एक और चीज चेक की जाएगी, मान लो सारे आ भी गए एक लाइन में या 2 लाइन में जो भी है, तो स्पिंडल अटैच हुआ कि नहीं हुआ सब में। पता पड़ा अपने 46 एक लाइन में आ गए सेंटर में, और उनमें से 40 के अंदर तो स्पिंडल अटैच हो गया और 6 में तो स्पिंडल अटैच ही नहीं हुआ, तो वो 46 का तो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल, पर बाकी 6 पता पड़ा सारे इधर चले गए, पता पड़ा सारे इधर चले गए, 4 इधर चले गए, 2 इधर चले गए, तो ये सब गड़बड़ हो जाएगी। तो स्पिंडल अटैचमेंट प्रॉपर हुआ कि नहीं, ये सब चेक किया जाएगा। तो बेटा रटना नहीं है, मेटाफेज के बाद एनाफेज में चेकिंग चल रही है जस्ट। तो मेटाफेज में जो होना चाहिए वो हुआ कि नहीं हुआ, यहां पर G1 में जो होना चाहिए था हुआ कि नहीं हुआ, यहां S और G2 में जो होना चाहिए था वो हुआ कि नहीं हुआ। अगर मान लो मेटाफेज के बाद जब चेकिंग हुई और कुछ गड़बड़ है तो सेल को मार देते हैं और एबनॉर्मल सेल्स आगे मल्टीप्लाई नहीं होने देते। इस पर एक बार PYQ आया हुआ है, PYQ वंस, इसीलिए मैंने इसे बता दिया। ठीक है, कर लो नोट क्विकली। नाउ अब आइए हम आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। एक मजेदार कहानी सुनाकर आज की क्लास को वाइंड अप करती हूं मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, ये स्टोरी आप लोग लिखने लग गए हैं, तो एक बड़ी फनी सी स्टोरी आपको बताती हूँ, शायद आपको बहुत मजे आए। करीब 8-10 साल पहले की बात है, मैं इंदौर में प्रैक्टिस करती थी तब। तो उस टाइम पर थोड़ा थोड़ा सा नया नया ये सोशल मीडिया आना स्टार्ट हुआ था, और उस टाइम पर ये थोड़ा सा नया नया स्टार्ट हुआ था कि हस्बैंड्स जो हैं, अब्रॉड में शुरू हो गया था, आउट ऑफ इंडिया के हस्बैंड्स जो हैं, और सेलिब्रिटीज में भी शुरू हुआ था, वो जो जब डिलीवरी होती है तो वो बच्चे के साथ और वाइफ के साथ और ऑपरेशन थिएटर OT में जाकर और फोटोग्राफ लेते हैं। तो मेरी एक पेशेंट का हस्बैंड था, उन्होंने हमसे बोला कि मैम आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी प्रेजेंट जब डिलीवरी होगी। तो हम लोग नॉर्मली नहीं अलाउ करते हैं हस्बैंड्स को, उसके रीजन ये होते हैं कि इतने स्ट्रांग हार्टेड नहीं होते हैं वो। कई बार डिलीवरी के टाइम पर इस तरह की पैनिक सिचुएशंस हो जाती हैं, इमरजेंसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें और ऐसे डिसीजंस होते हैं जो जरूरी नहीं हम उस समय उनके सामने उतना कंफर्टेबली बात कर पाए, तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। पर वो पीछे पड़ गया, बोला नहीं मैडम मेरे को तो लेना ही है, मेरे को तो पहला फोटो लेना है बच्चे के साथ में, ASAP और वाइफ के साथ में। तो हमने कहा चलो ठीक है, इनको अलाउ कर देते। अलाउ कर पहले लेबर रूम में, तो उसके क्या हुआ, सर्वाइकल ऑस ओपन ही नहीं हुआ लेडी के, तो बच्चे की हार्ट बीट ड्रॉप हो रही थी, तो हमें उसे इमरजेंसी सिजेरियन यानी सर्जरी से जो डिलीवरी करते हैं सिजेरियन सेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ा। फटाफट से उसको हमने रेडी करा जो लेडी थी, और उसको OT में लेके गए। इधर हस्बैंड जो है उसको भी ऑफकोर्स OT में जाना है, तो वो कपड़े और वो गाउन और कैप सब बाल वाल और मास्क शूज वो सब पहन के, उसके कैमरे पे भी स्टेराइल, उस टाइम मोबाइल इतना नहीं था तो कैमरे ही लेकर आया था वो सब करके उसे भी अंदर लेके गए। अब सब वो बड़ा एक्साइटेड कि मैम आपके साथ भी फोटो लूंगा एक बच्चे की, और अब जो OT के स्टाफ थे दूसरे उनको भी, वार्ड बॉयज को भी, बड़े खुश, सब बड़े खुश। अब क्या हुआ, उसको हमने, जो वाइफ है वो सर की तरफ खड़ा हो गया, जो हेड एंड था वहां पे, है ना, कि वो जैसी बच्चा आएगा तो उसके साथ हंसते हुए फोटो लेंगे, करीना कपूर, सैफ अली खान सब डालते। तो अब क्या हुआ, जैसे ही उसका C-सेक्शन मतलब इंसिशन कट देना स्टार्ट करा लोअर एब्डोमेन पेल्विक एरिया में, तो जैसे मैं इसे कट दे रही हूँ और कट देते देते मुझे एकदम से आवाज सुनाई दी धड़ाम, तो मैंने ऊपर देखा एकदम से क्या हुआ जिस कुछ गिरा हो,
तो यहां देखा वो इधर सर की तरफ खड़ा हुआ है, तो वो दौड़ करके गिरा हुआ था। अब मैंने इसे देखा और मैं वापस से, क्योंकि भाई हम तो चांस नहीं ले सकते ना, अभी तो हमें बच्चे को बचाना है, नहीं तो उसके पता पड़ा हाइपोक्सिया हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो हमें तो अभी मदर और जो चाइल्ड है उसको देखना है। तो सारा ओटी स्टाफ अपना काम करते रहा, जो एनेस्थेटिस्ट थे अपने काम करते रहे, वो धाड़ करके गिर गया। हमने अपना फटाफट से बेबी को लिया, बेबी का फिर वो एम्बिलिकल कॉर्ड कट करा, बेबी को पीडियाट्रिशियन जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनको हैंड ओवर किया, फिर जाकर वो पिताजी के पास गए, फिर उनके पिताजी को छींटे वीटे दिए, उठाया उठाया और फिर पापा जी जो है उन्होंने अपने बच्चे की, वाइफ की, हम सबके साथ फोटो ली। तो मतलब ये बड़े फनी फनी इंसिडेंसेस कभी कभी हो जाते हैं कि बच्चे को संभालें, माँ को संभालें, और अब ये नए पिताजी को संभालें। तो उसके बाद तो कई टाइम तक हस्बैंड्स को अलाउ ही नहीं करते थे, क्योंकि वो ऐसा डर बैठा हुआ था कि किसको क्या संभालें। तो इस तरह के बहुत मजेदार मजेदार किस्से होंगे जब आप डॉक्टर्स बनेंगे। आपको मोटिवेट करने के लिए ये सब मैं बता रही हूँ। लाइफ बहुत प्यारी होती है, बहुत मजेदार होती है, बहुत जिम्मेदार भी होती है। अच्छे, खट्टे, बुरे, ट्रैजिक पल भी आते हैं, लेकिन बहुत सेटिस्फैक्शन होता है कि ईश्वर ने आपको एक ऐसा काम दिया है जहां पर आप किसी के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं और उनके लाइफ सेवियर की तरह रोल प्ले कर पा रहे हैं। बहुत सीखने को मिलता है। पल पल पर यह भी देखने को मिलता है कि कई जगह पे हमें समझ में आता है कि ईश्वर की उपस्थिति ही सब कुछ होती है। कई जगह, जैसे मैं एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूं, हमें पक्का पता होता है कि हमने जो एम्ब्रियोज यूट्रस में डाले, ब्यूटीफुल एम्ब्रियोज, यंग पेशेंट, प्रेगनेंसी होनी चाहिए और नहीं होती है। और कई बार 38, 40, 42 की एज है, एक एम्ब्रियो बना था, ज्यादा अच्छी क्वालिटी भी नहीं था, हमने बस डाल दिया, पेशेंट को बता दिया था कि अगली बार नहीं तो डोनर एग लेंगे, और प्रेगनेंसी हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, सब बढ़िया हो जाता है, बच्चा हो जाता है। तो इसी तरह से ईश्वर पर भी भरोसा, विश्वास बढ़ता जाता है और बहुत प्यारी जर्नी होती है। इस जर्नी के लिए हमें बिल्कुल पढ़ना है। आइए अपनी बायोलॉजी माता का आशीर्वाद लेते हैं कि वो इस जर्नी में हमें आगे बढ़ाएं। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। खूब खुशी खुशी पढ़ना है। पॉडकास्ट बेटा आपको आप ही के ऐप पे, आप ही के बैच में पॉडकास्ट का फोल्डर मैंने बनवा दिया है, वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, बाय एवरीबॉडी, लव यू ऑल, टेक केयर। देखो आज मैं आपको अभी 2:37, 2:40 मान लेते हैं, 20 मिनट पहले छोड़ रही हूं। तो अभी तक मैंने जब जब आपके 5, 7, 10 मिनट एक्स्ट्रा लिए, उन सब की वसूली मैंने कर दी है। ठीक है, तो आज अपना हिसाब बराबर हो गया है मामू। ऐप पर जरूर मुझे कमेंट करना आपके डाउट्स भी, और जरूर मुझे बताना ये चैप्टर कैसा लगा, ये जर्नी कैसी लगी, मजे आए या नहीं आए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास थर्सडे को। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।